संविधान के होते हुए भी अगर किसी व्यक्ति के मुंह पर पेशाब कर दिया जाता है, संविधान के होते हुए भी अगर किसी की इंटरकास्ट मैरिज पर हत्या कर दी जाती है, संविधान के होते हुए भी अगर मणिपुर की महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा सकता है, तो संविधान नहीं होगा तो तब क्या हमारी स्थिति हो? डिवाइड को और क्या डिवाइड करना है? जो समाज पहले से ही डिवाइड है, जो समाज धर्म के आधार पर डिवाइड है, जो समाज आज आर्थिक स्थिति के आधार पर डिवाइड है, जो समाज आज वर्ग के आधार पर डिवाइड है, उसे और कितना डिवाइड करेंगे? पुराने अंग्रेज तो बहुत कुछ बदलाव करके गए हैं। अंग्रेज ना होते तो सती प्रथा का अंत नहीं होता, अंग्रेज ना होते तो दास प्रथा का अंत नहीं होता, और अंग्रेज ना होते विकासशील भारत को आज विकसित में परिवर्तन किया तो आज वो भी नहीं होता। संविधान बदलना क्यों जरूरी है? अगर आपको इसी संविधान के बदौलत आप विकासशील से विकसित हुए हैं और अब आप विकसित होने के बाद कह रहे संविधान बदलना, ये तो कोई तर्क ही नहीं हुआ ना। ये तो इस बात का तर्क है कि संविधान ने समानता का अधिकार दिया, संविधान ने स्वतंत्रता का अधिकार दिया, वो आपसे पच नहीं रहा है, तो अब आप चाहते हैं कि हम तीसरी बार सत्ता में आकर इस सत्ता को पलट दें। अगर हम उन ऊंचे पदों पर गए हैं तो वो बीजेपी की कृपा से नहीं गए हैं, भारतीय संविधान की कृपा से गए हैं, क्योंकि भारतीय संविधान आपको राष्ट्रपति, आपको प्रधानमंत्री, आपको IAS, PCS और एक चपरासी बनने तक की भी अनुमति देता है, जो आज से पहले किसी दूसरे ग्रंथ ने नहीं दी थी। मैडम, संविधान खतरे में है करके बहुजन समाज को क्यों डरा रहे हैं आप? जी, अगर खतरे को खतरा ना कहा जाए तो क्या कहा जाए? देखिए, जो संविधान की जो मूल अवधारणा है, यदि उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है तो बेशक हमें ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि संविधान खतरे में है। मूल अवधारणा से मेरा अर्थ है कि संविधान बात करता है समानता की, राइट टू इक्वालिटी की। अगर सीधी में मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर दिया जाए तो क्या गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार क्या सभी को मिल रहा है? क्या ये समान अधिकार सभी को मिल रहा है? तो बेशक संविधान खतरे में है, क्योंकि समानता तो है लेकिन सिर्फ एक अक्षरों के रूप में दिखाई दे रही है, लेकिन वास्तविक रूप में नहीं। दूसरी बात करते हैं पंथ निरपेक्ष राज्य की, जो संविधान की मूल अवधारणा में लिखा हुआ है। तो पंथ निरपेक्ष अर्थात सभी राज्यों को, सभी राज्य के धर्मों को, वर्गों को एक समान व्यवहार करना। लेकिन अगर आप हिंदू राष्ट्र की होड़ कर रहे हैं तो क्या ये पंथ निरपेक्ष का उल्लंघन नहीं है? फिर आप कह रहे हैं कि हम संविधान खतरे में है, क्यों कहें? भाई, संविधान खतरे में है तो उसे खतरा ही कहा जाएगा। जी, संविधान खतरे में आपको क्यों लगता है? जी, उसका मैंने रीजन आपको बताया तो सही कि संविधान बात करता है समानता की, लेकिन आज भी क्या है, SC ST एट्रोसिटीज हो रही हैं। संविधान बात करता है कि सभी को समान अवसर देने की, लेकिन आप बैकडोर से अपने लोगों को घुसा देते हैं। आप सीधी भर्ती नहीं निकाल रहे हैं, जो बैकलॉग का प्रावधान है उस पर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं, आप प्राइवेटाइजेशन करके आरक्षण का हनन कर दे रहे हैं। तो हम क्यों न कहें कि संविधान खतरे में है? तो बीजेपी सबको सम्मान तो दे रही है। देखिए, सम्मान जिन्हें चाहिए वो बेशक बीजेपी का समर्थन करे, लेकिन हमें चाहिए रोजगार, हमें चाहिए स्वास्थ्य सुविधाएं, हमें चाहिए समानता, ये सब हमारे मुद्दे। हमें चाहिए आरक्षण, और बीजेपी वो नहीं दे रही है। तो जिन्हें बीजेपी का गान करना है वो करे बेशक। तो आपको इतने ऊंचे पदों पर पहुंचा दिया, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, OBC। देखिए, नहीं, तो अगर हम उन ऊंचे पदों पर गए हैं तो वो बीजेपी की कृपा से नहीं गए हैं, भारतीय संविधान की कृपा से गए हैं, क्योंकि भारतीय संविधान आपको राष्ट्रपति, आपको प्रधानमंत्री, आपको IAS, PCS और एक चपरासी बनने तक की भी अनुमति देता है, जो आज से पहले किसी दूसरे ग्रंथ ने नहीं दी थी। फिर आप क्या कह रहे हैं कि हम संविधान, जो बीजेपी का इसमें कोई समर्थन नहीं है। तो क्या लगता है कि 2024 में? देखिए, बीजेपी की बात अगर मैं 2024 में करूं तो बीजेपी का पत्ता साफ होना बिल्कुल तय है। टीवी सर्वे में आ रहे हैं वो लोग फिर से। नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, नहीं, आपको मैं बता रही हूँ, वो जिस भी सर्वे में आ रहे हूँ, तो आपने हंगर इंडेक्स का सर्वे भी देखा होगा कि भुखमरी में भारत कौन से स्थान में। भुखमरी में भारत ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान को भी पिछाड़ दिया है, तो इससे बड़ी क्या उपलब्धि होगी? दूसरी बात, मैं बात करूं कि 2024 के चुनाव की, तो मेरा वोट होगा उस पार्टी के लिए जो बात करेगा जातिगत जनगणना की, मेरा वोट होगा उस पार्टी के लिए जो बात करेगा OPS की, ओल्ड पेंशन स्कीम की, मेरा वोट होगा उसके लिए जो बात करेगा रोजगार की और जो बात करेगा स्वास्थ्य सुविधाओं की। तो ये जाति जनगणना, ये जो आप बता रहे हैं, सारे मुद्दे बन पाएंगे 2024 से? बिल्कुल यही मुद्दे बन पाएंगे और इसी से ही तख्त पलट होगा। 2024 से ठीक पहले राम मंदिर का उद्घाटन भी है। बिल्कुल हो, राम मंदिर का उद्घाटन हो, पर आज का जो जनता है वो जागरूक हो चुकी है, जनता को समझ में आ चुका है। अभी आपने देखा होगा 1 अक्टूबर को इसी दिल्ली के रामलीला मैदान में OPS के लिए यहाँ पर महिलाएं, पुरुष सभी लोग आए हैं, और सिर्फ किसके लिए? किसके विरोध में? बीजेपी सरकार के विरोध में, कि जो कि OPS को बंद करके NPS लाने शुरू कर रही है और खुद को अपने पे लागू नहीं कर रही। अगर NPS इतनी अच्छी है तो मंत्रिमंडल पहले अपने पे लागू करे ना इसे। आप लोग बार बार कह रहे हैं संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, लेकिन उधर से जो तर्क दिया गया विवेक देवे राय की तरफ से, उन्होंने कहा कि अगर जब विश्वगुरु भारत बन रहा है, विकसित राष्ट्र होगा 2047 तक, तो संविधान बदलना जरूरी है। नहीं, संविधान बदलना क्यों जरूरी है? अगर आपको इसी संविधान के बदौलत आप विकासशील से विकसित हुए हैं और अब आप विकसित होने के बाद कह रहे संविधान बदलना, ये तो कोई तर्क ही नहीं हुआ ना। ये तो इस बात का तर्क है कि संविधान ने समानता का अधिकार दिया, संविधान ने स्वतंत्रता का अधिकार दिया, वो आपसे पच नहीं रहा है, तो अब आप चाहते हैं कि हम तीसरी बार सत्ता में आकर इस सत्ता को पलट दें। तो संविधान बदल जाएगा तो क्या हो जाएगा?
बिल्कुल जो पहले होता आया था वही होगा। आप ये देखिए कि संविधान के होते हुए भी अगर किसी व्यक्ति के मुंह पर पेशाब कर दिया जाता है, संविधान के होते हुए भी अगर किसी की इंटरकास्ट मैरिज पर हत्या कर दी जाती है, संविधान के होते हुए भी अगर मणिपुर की महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा सकता है, तो संविधान नहीं होगा तो तब क्या हमारी स्थिति होगी, इसका अंदाजा खुद लगाया जा सकता है। ये कह रहे हैं कि जो आज़ादी के बाद जो स्वतंत्रता समानता समाज में थी अब वो बदल गई है, इसलिए संविधान बदल। देखिए, जिन्हें लगता है बदल गई है वो उन्हें एक बारी एनालिसिस करना जरूरी है, रूट लेवल पर देखना जरूरी है। आप जाइए और देखिए, मैं उत्तराखंड से हूं और अभी लगभग 3 से 4 महीने पहले की बात है, बेड़ला एक जगह है जो कि हरिद्वार रुड़की में पड़ता है, वहां पर भी बिल्कुल मणिपुर जैसी ही घटनाएं हुई, लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह था कि किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसे नहीं दिखाया। जिसे लोकतंत्र का चतुर्थ स्तंभ कहा जाता था, जिसे निष्पक्ष होकर हर बात को मुखर होकर आगे रखना चाहिए था, तो मीडिया अब चाटुकारिता करते हुए दिखता है। ना मीडिया ने ओपीएस का मुद्दा उठाया है, ना ही मीडिया ने किसी भी जातिगत मुद्दे को मीडिया खुलकर नहीं दिखाती है। वो तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप लोग यूट्यूब के माध्यम से, सोशल मीडिया के अन्य प्लेटफॉर्मों से आप लोग हमारी बातों को आगे तक पहुंचा पाते हैं। तो ये संविधान बदलने की जो बात हो रही है, इसकी चर्चा ये कहलवाया गया है या फिर क्या माहौल बना? बिल्कुल, हम इसे कह सकते हैं कि ये कहलवाया ही गया है, क्योंकि अगर कोई साधारण सा व्यक्ति इस बात को कहे तो हम कह सकते हैं। जी, मैं वही बात कह रही हूँ, मेरी बात पूरी होने दीजिए। कोई साधारण व्यक्ति अगर ऐसा स्टेटमेंट देता है तो हम समझ सकते हैं कि उसकी अपनी व्यक्तिगत राय, लेकिन आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष जो कि एक संवैधानिक पद पर विराजमान है, वो अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो वो उनका एक अकेला ख्याल नहीं, उसके पीछे कईयों का दिमाग चल रहा है। ये पुराना जो संविधान है, गोरे अंग्रेज जो छोड़ गए थे उसी की डेंटिंग पेंटिंग करके लोग नया बना रहे हैं। ऐसा है, पुराने अंग्रेज तो रेलवे की पटरी भी छोड़ कर गए, क्यों ना उन्हें उखाड़ दिया जाए और नए सिरे से सब कुछ शुरू किया जाए। पुराने अंग्रेज तो बहुत कुछ बदलाव करके गए हैं। अंग्रेज ना होते तो सती प्रथा का अंत नहीं होता, अंग्रेज ना होते तो दास प्रथा का अंत नहीं होता, और अंग्रेज ना होते तो शायद जिस विकसित भारत को आज विकासशील भारत को आज विकसित में परिवर्तन किया, तो आज वो भी नहीं होता। तो किसी को इतना हीनता दिखाना ये उचित नहीं है। आप श्रेष्ठ हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन दूसरे को आप डिग्रेड करके अपने को अपग्रेड कर रहे हैं, तो ये आपकी संकीर्ण मानसिकता है। अच्छा, जाति जनगणना का शोर है, लेकिन कहा जा रहा है कि जाति जनगणना से समाज जो है डिवाइड हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए, डिवाइड तो पहले है, डिवाइड को और क्या डिवाइड करना। जो समाज पहले से ही डिवाइड है, जो समाज धर्म के आधार पर डिवाइड है, जो समाज आज आर्थिक स्थिति के आधार पर डिवाइड है, जो समाज आज वर्ग के आधार पर डिवाइड है, उसे और कितना डिवाइड करेंगे। बस इतना जरूर था कि उस डिवाइड के साथ साथ एक आपको एक हड्डी, रीढ़ की हड्डी के रूप में एक आरक्षण की व्यवस्था दी गई थी, एक प्रतिनिधित्व का अवसर दिया गया था, वो अभी तक हमें नहीं मिल पाया है। अगला वर्ष पिछड़ा करने की कोशिश हो रही है, तो सफल हो पाएंगे विपक्षी? देखिए, वो विपक्षी ने जो भी मुद्दे उठाए हैं वो बिल्कुल सटीक है, और जो भी विपक्ष की पार्टी हमारे हित अधिकारों की बात करेगा, उनके संवर्धन, उनके संरक्षण की बात करेगा, हमारा वोट उसी को ही है। देश में एक सवाल उठा कि राहुल गांधी जाति जनगणना की बात तो कर रहे हैं खूब, लेकिन टिकटों में बहुत कम संख्या में दिए ओबीसी लोगों को, ये कैसी समानता है? देखिए, ऐसा है कि जब चिंगारी लगती है तभी आग जलती है। राहुल गांधी जी ने भरी संसद में एक स्टैट दिया है कि कितने सचिव सामान्य हैं, कितने सचिव ओबीसी हैं। तो ये एक चिंगारी राहुल गांधी ने जगाई है, और इसको आग का रूप देना आपका और हमारा काम है। और ये बात तय है कि आज की महारैली, आज की महारैली से ये बात तय है कि चाहे राहुल गांधी हो, चाहे खड़गे जी हो, चाहे मोदी जी हो, चाहे अन्य कोई भी पार्टी हो, आज की रैली ने एक एग्जाम्पल सेट किया है। हमने इस रैली का उद्देश्य ये नहीं है कि हम राहुल गांधी के साथ है, हमारा रैली का उद्देश्य ये है कि जो पार्टी हमारी आवाज उठाएगी, जो पार्टी हमारे हक अधिकारों की बात करेगी, हम उसके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।